अक्टूबर का महीना था। उत्तर भारत के उस इलाके में अक्टूबर का मतलब होता है दिन में धूप और रात में हड्डियों तक उतर आने वाली ठंड। रंजीत सिंह अपनी ट्रक की खिड़की से बाहर झांकता तो दोनों तरफ घने साल के पेड़ नजर आते हैं जिनकी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में भूतों की तरह लहराती थी। रात के 11 बज रहे थे। रंजीत ने उस दिन सुबह 7 बजे जबलपुर से माल लोड किया था और शाम तक उसे नागपुर पहुंचाना था। डिलीवरी वक्त पर हो गए थे। मालिक खुश था। बोनस मिलने की उम्मीद थी। वापसी का रास्ता उसने जंगल के बीच से काटा था क्योंकि हाईवे पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया था और 2 घंटों का जाम लगा था। उसके साथी ड्राइवरों ने बताया था कि इस कच्चे रास्ते से निकलो, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाओगे। रंजीत को तजुर्बा था। 15 साल से ट्रक चला रहा था। जंगल के रास्ते उसे डराते नहीं थे। वो गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। कभी कभी डैशबोर्ड पर रखी चाय की थर्मस से एक घूंट लेता। रेडियो पर पुराना फिल्मी गाना आ रहा था। रंजीत ने थोड़ी आवाज बढ़ा दी। तभी ट्रक ने एक हिचकी ली। पहले इंजन खकरा, फिर गियर अड़ा और फिर जैसे किसी ने बड़े इत्मीनान से ट्रक की रूह खींच ली हो। इंजन बंद। ट्रक एक तरफ लुढ़कती हुई रुक गई। जंगल के बीचों बीच जहां सड़क कितनी तंग थी कि आगे पीछे कोई गुजर नहीं सकता था। रंजीत ने 2-3 बार स्टार्ट मारा, कुछ नहीं। उसने बाहर निकलकर बोनट खोला। टॉर्च की रोशनी में देखा इंजन में तेल कहीं से बह रहा था। यह काम रात के अंधेरे में ठीक से होने वाला नहीं था। वो सीधा खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। जंगल, सिर्फ जंगल और जंगल की वो खास खामोशी जो असल में खामोशी नहीं होती। उसमें पत्तों की सरसराहट होती है, किसी जानवर के चलने की आहट होती है और कभी कभी कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें नाम देना मुश्किल होता है। रंजीत ने बीड़ी सुलगाई और सोचने लगा। ट्रांसपोर्ट का दफ्तर यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर था। किसी को खबर करने का कोई जरिया नहीं था। 1993 में जंगल के इस हिस्से में ना पीसीओ था, ना कोई इंसान नजर आ रहा था। सुबह होने में अभी 7 घंटे थे। ट्रक में रहना एक विकल्प था, लेकिन अक्टूबर की रात बिना हीटर के उस पहाड़ी इलाके में रंजीत जानता था कि सुबह तक वो अकड़ जाएगा। तभी उसकी नजर पड़ी। जंगल से थोड़ा अंदर कोई 50-60 कदम की दूरी पर एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रहे थे। मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी। वो इसे किसी भी बिजली के बल्ब से अलग पहचानता था। झोपड़ी थे। रंजीत ने टॉर्च उठाई और उस तरफ चल पड़ा। झोपड़ी छोटी थे, शायद एक कमरे की। मिट्टी की दीवारें, खरपैल की छत, एक टूटी हुई चारपाई बाहर पड़ी थे। दरवाजा था तो, मगर वो दरवाजा कम, एक मोटे कपड़े का पर्दा ज्यादा था। रंजीत ने बाहर से आवाज दी। अंदर से हलचल हुई। लालटेन की रोशनी हिले, फिर पर्दा उठा। बूढ़ा आदमी था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, कहीं 70 और कहीं 90 के बीच। चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल था जैसे किसी ने बरसों की तकलीफ को उसकी त्वचा में उकेर दिया हो। आंखें गहरी थी, भूरी, और उनमें एक अजीब सी बात थी। वो डरी हुई नहीं थी। रात के इस वक्त जंगल के बीच एक अजनबी को देखकर वो आंखें जरा नहीं चौंकी। रंजीत ने हाथ जोड़कर अपना हाल बताया।
बूढ़े ने सुना, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अंदर आजा। झोपड़ी के अंदर एक चारपाई थे, एक मिट्टी का चूल्हा जो ठंडा हो चुका था, एक कोने में कुछ बर्तन और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर जिसमें किसी देवता का चेहरा धुंधला पड़ चुका था। लालटेन की रोशनी में सब कुछ नारंगी और काला था। बूढ़े ने रंजीत को बैठने को कहा और एक टूटे हुए स्टूल पर खुद बैठ गया। उसने बताया कि उसका नाम नत्थू है, यहाँ अकेले रहता है। जंगल के किनारे एक छोटी सी जमीन थी कभी, वो भी अब किसी काम की नहीं। रंजीत ने पूछा, और कोई नहीं है परिवार? नत्थू ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखने लगा, जो असल में खिड़की कम और दीवार में एक छेद ज्यादा था। रंजीत को उस चुप्पी में कुछ अजीब लगा, मगर उसने जोर नहीं दिया। बूढ़े ने ऑफर दिया कि रात यहीं गुजार लो, सुबह कोई ना कोई गाड़ी जरूर गुजरेगी। रंजीत के पास कोई चारा नहीं था, उसने हाँ कर दी। नत्थू उठा और उसने चूल्हे में थोड़ी लकड़ी डाली, आग जलाई, कमरे में थोड़ी गर्मी आई। फिर वो वापस अपनी जगह बैठ गया और देर तक आग को देखता रहा। रात के करीब 12 बजे जब रंजीत चारपाई पर लेटने की कोशिश कर रहा था, नत्थू ने एक काम किया जो रंजीत को अजीब लगा। उसने झोपड़ी का दरवाजा, वो मोटा पर्दा, अंदर से एक लकड़ी की खूंटी से बांध दिया। फिर उस छोटी सी खिड़की पर एक कपड़ा लटका दिया। फिर उसने लालटेन की रोशनी धीमी कर दी, इतनी धीमी कि कमरे में सिर्फ आग की लौ से रोशनी रही। रंजीत ने पूछा, क्या हुआ? नत्थू उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज में कोई कंपकपी नहीं थी, वो शांत था, जिस तरह कोई उस चीज के बारे में शांत होता है जिसे वो बरसों से जानता हो। उसने कहा, रात को वो आते हैं। रंजीत ने पूछा, कौन? नत्थू ने जवाब देने से पहले एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा। उसने बताया धीरे धीरे टूटे हुए जुमलों में कि इस जंगल में एक पुराना किस्सा है। बरसों पहले जब यहाँ एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था धनपुरा। वहाँ एक रात अचानक आग लग गई थी, किसी को नहीं पता कैसे लगी। कुछ लोग कहते थे बिजली गिरी थी, कुछ कहते थे किसी की दुश्मनी थे, मगर उस रात गांव के 8 लोग जलकर मरे थे। उनमें से 3 बच्चे थे, जो बचे थे वो कहीं और चले गए। गांव खाली हो गया, मगर वो 8 वो नहीं गए। नत्थू ने कहा, हर रात वो वापस आते हैं, अपने घरों को ढूंढते हैं, जो घर अब नहीं है। जब नहीं मिलते तो भटकते हैं, और जब भटकते हैं तो जो भी रात को इस जंगल में होता है वो उनके रास्ते में आ जाते हैं। रंजीत ने एक झटके में बैठकर पूछा, उन्होंने कभी किसी को? नत्थू फिर चुप हो गया, मगर उसने जो जवाब दिया वो चुप्पी से भी ज्यादा भारी था। उसने अपनी बाईं आस्तीन थोड़ी ऊपर की, कलाई पर एक गहरा निशान था, जला हुआ पुराना, बस इतना। रंजीत को नींद नहीं आई, वो लेटा रहा और आग की लौ को देखता रहा, जो धीरे धीरे कमजोर होती जा रहे थे। नत्थू अपनी चारपाई पर था, आंखें बंद, मगर रंजीत को यकीन नहीं था कि वो सो रहा है। उसकी सांसें बहुत नियमित थी, जैसे कोई जानबूझकर शांत रख रहा हो। रात के करीब 1:30 बजे रंजीत को पहली बार कुछ सुनाई दिया। बाहर से आवाज आई, पत्तों का चरमराना, मगर वो चरमराहट किसी जानवर जैसी नहीं थी। जानवर बेतरीब चलते हैं, ये आवाज
ये एक लय में थे, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। एक कदम, रुकना, फिर एक कदम, फिर रुकना। रंजीत ने करवट ली और नत्थू की ओर देखा। नत्थू की आंखें खुली थी, वो छत को देख रहा था। रंजीत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर नत्थू ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी तर्जनी होठों पर रख दी। चुप। बाहर से आवाजें बढ़ने लगी। एक नहीं, कई कदमों की आहट झोपड़ी के बाहर, जैसे कोई चक्कर लगा रहा हो, धीरे धीरे इत्मीनान से। फिर एक आवाज आई जो रंजीत की रीढ़ में उतर गई। एक बच्चे की आवाज। वो रो नहीं रहा था, वो कुछ बुला रहा था, कोई नाम जो रंजीत समझ नहीं सका। मगर उस आवाज में जो था वो दर्द नहीं था, वो थकान थी। एक ऐसी थकान जो बरसों की हो। झोपड़ी की दीवार पर एक परछाई उभरी। रंजीत ने टॉर्च उठाई। नत्थू ने उसकी कलाई पकड़ ली, मजबूती से, जितनी एक बूढ़े में हो सकती थी। उसने काना फूसी में कहा, रोशनी मत करना, वो रोशनी की तरफ आते हैं। रंजीत की सांसें अटक गई। परछाई दीवार पर रुकी रही, एक बच्चे के आकार की, मगर किसी तरह गलत। अनुपात थोड़ा बेढंगा था। सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ थोड़े लंबे थे। फिर वो परछाई आगे खिसकी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के उस पतले कपड़े के पर्दे के नीचे से एक उंगली आई, बस एक, धीरे धीरे, जैसे रास्ता टटोल रही हो। काली थी वो उंगली, जली हुई, नाखून नहीं था। रंजीत की आंखें उस उंगली पर टिकी रहीं। उंगली एक पल रुकी, फिर वापस चली गई। फिर परछाई हटी। बाहर से कदमों की आहट दूर हो गई, उसी लय में, उसी इत्मीनान से। रात भर ऐसा होता रहा। 2 बजे के करीब फिर आवाजें। इस बार एक औरत की आवाज थी। वो भी कुछ बुला रहे थे, किसी नाम को। आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक माँ की होती है जब वो अपने बच्चे को खो दे। मगर उस दर्द में भी कुछ खोखला था, जैसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग जो बार बार चलाई जाती हो। 3 बजे के करीब खिड़की पर कपड़े के उस पर्दे पर कोई दस्तक दी। एक बार, बस एक बार, फिर कुछ नहीं। नत्थू हर बार चुप रहा, आंखें छत पर, हाथ अपनी छाती पर रखे हुए, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो जो होठों से नहीं निकल रही। रंजीत ने बाद में सोचा कि डर किसी तरह काम करता है। जब कुछ होता है, दिल धड़कता है, हाथ पांव कांपते हैं, सांसें उखड़ती है। मगर जब कुछ नहीं होता, जब सिर्फ इंतजार होता है, तब जो डर होता है वो ज्यादा भारी होता है। वो डर शरीर में नहीं, दिमाग में बैठता है। उस रात रंजीत का दिमाग उसका दुश्मन था। सुबह के करीब 4 बजे आवाजें बंद हो गई। अचानक नहीं, धीरे धीरे, जैसे ज्वर उतरता है। पत्तों की सरसराहट बदल गई। वो अब जानी पहचानी थे। हवा की, कदमों की आहट गई, आवाजें गई। जंगल वापस नॉर्मल हो गया। नत्थू ने एक लंबी सांस ली। पहली बार उस रात उसकी सांसें बेतरीब हुई। रंजीत कुछ देर बैठा रहा, फिर उसने पूछा, हर रात? नत्थू ने कहा, हर रात, सालों से। रंजीत ने पूछा, तुम यहां क्यों रहते हो फिर? नत्थू ने जो जवाब दिया उसे रंजीत ने बाद में कई बार याद किया। नत्थू ने कहा, मैं उस गांव का था। मैं उस रात बाहर था, इसलिए बचा। जो जल गए वो मेरे अपने थे। अब उनका घर नहीं है तो मैं हूँ, ताकि जब वो आए तो कम से कम एक जानी पहचानी मौजूदगी हो, ताकि वो
इतने अकेले ना हो। सुबह होते ही रंजीत ने नत्थू के पांव छुए और वापस अपने ट्रक की ओर चल पड़ा। सुबह के उजाले में जंगल एकदम मलक था, हरा ताजा, परिंदों की आवाजों से भरा। उस रात को जो हुआ था वो यहाँ कहीं नहीं था, जैसे वो सब सिर्फ अंधेरे में होता हो और रोशनी आते ही कहीं वापस चला जाता हो। करीब रात के 9 बजे एक लकड़ी से भरा ट्रक उधर से गुजरा। ड्राइवर ने मदद की, इंजन ठीक किया, तेल की पाइप जाम थी। आधे घंटे का काम था। रंजीत ने उस ड्राइवर से पूछा, इस जंगल में थोड़ा अंदर एक बूढ़े की झोपड़ी है, जानते हो? ड्राइवर ने अजीब नज़रों से उसे देखा। उसने कहा, कौन सी झोपड़ी? इस जंगल में कोई नहीं रहता। यहाँ पहले एक गांव था, धनपुरा, मगर वो तो बरसों पहले ही जल गया था, तब से वीरान है। रंजीत ने उस तरफ देखा जहाँ रात को झोपड़ी थे। सिर्फ पेड़ थे, घने, पुराने, खामोश। वो उस रास्ते में कभी दोबारा नहीं गया, मगर कभी कभी जब रात को ट्रक चलाते हुए रेडियो बंद होता और जंगल का कोई रास्ता आता तो रंजीत को वो आवाज़ याद आती, उस बच्चे की, उस माँ की और नत्थू के वो शब्द जो उसने शांत आवाज़ में कहे थे, ताकि जब वो आए तो कम से कम एक जानी पहचानी मौजूदगी हो। कभी कभी रंजीत सोचता नत्थू इंसान था या नहीं, और कभी कभी वो सोचता शायद ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। कुछ जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते हैं, कुछ रातें सिर्फ अंधेरा नहीं होती, और कुछ लोग जो हम जिंदा समझते हैं शायद जिंदा नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दुकान से गांव तक का रास्ता कोई 3 किलोमीटर का था। बीच में खेत, एक पुरानी बावड़ी और फिर वो जगह जिसे गांव के लोग दिन में भी तेज चाल से पार करते थे, शमशान। गांव की सरहद पर पीपल और बरगद के दरख्तों के झुरमुट में मिट्टी काली, हवा भारी, जहां हर अंधेरी रात में राख की महक होती थी, चाहे चिता जली हो या ना जली हो। गोपाल इस रास्ते का पुराना राही था, सालों से आ जा रहा था। डर तो उसे भी लगता था, मगर उसने उस डर को आदत के नीचे दबा रखा था, जैसे लोग बहुत सी अजीब चीज़ें दबाते हैं और सोचते हैं कि दब गई। रात को खेतों से गुजरते वक्त हवा अजीब चीज़ें करती है। सरसों के पत्ते हिलते हैं बिना हवा के, और हवा चलती है बिना आवाज़ के। गोपाल की स्कूटर की हेडलाइट उस संकरे रास्ते पर एक पीली लकीर खींच रही थी, जो आगे जाकर अंधेरे में गायब हो जाती। तभी शमशान की दीवार के पत्थर हेडलाइट में नजर आने लगे। स्कूटर की खड़खड़ाहट बदली, एक झटका, फिर दूसरा, फिर इंजन ने जैसे हाँफते हुए दम तोड़ दिया। स्कूटर रुक गई। गोपाल ने किक मारी, कुछ नहीं, फिर मारी, कुछ नहीं। 5 बार, 7 बार, 10 बार। इंजन में जैसे जान ही नहीं रही थी। उसका माथा पसीने से भीग गया, जबकि रात ठंडी थी, अक्टूबर की रात जो कपड़ों के पार उतर आती है। उसने चारों तरफ देखा। दाईं तरफ खेत, खामोश और अंधेरे। बाईं तरफ शमशान की टूटी दीवार। पीपल की जड़ें उस दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकली थी, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। पेड़ों की छाया जमीन पर इस तरह पड़ रहे थे जैसे काले हाथ फैले हों। गोपाल ने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क नहीं। वो जगह ऐसी थी, गांव और कस्बे के ठीक बीच में।
जहां दोनों के टावर बहुत ही कमजोर पड़ जाते थे। एक आधा डिब्बा नेटवर्क था जो कांप रहा था। उसने सोचा स्कूटर को ढकेलते हुए चलते हैं, गांव ज्यादा दूर नहीं, 15 मिनट में पहुंच जाएगा। उसने हैंडल थामा और तभी सुनाई दिया। पहले उसे लगा हवा है, फिर लगा कोई जानवर है, मगर जब आवाज फिर आई तो गोपाल के पैर जमीन में गड़ गए। रोने की आवाज, किसी बूढ़े के रोने की आवाज, वो रुदन जो सिर्फ बूढ़े लोगों के गलों से निकलती है, कांपता हुआ, टूटा हुआ, जैसे हर सांस के साथ कुछ और टूट रहा हो। ऐसा रोना जो दर्द से नहीं बल्कि किसी गहरी बेबसी से निकलता है। ऐसी बेबसी जो जिंदगी में नहीं उसके बाद पैदा होती है। आवाज शमशान के अंदर से आ रही थी। गोपाल का दिल एक धड़कन के लिए रुका, फिर दोगुनी रफ्तार से चला। उसने खुद को कहा, कोई होगा, कोई बुजुर्ग होगा जो रात को यहां आ गया होगा। शायद किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो आज। मगर मन के एक कोने में, वो कोना जो झूठ नहीं बोलता, उससे आवाज आई। रात के 11 बजे शमशान में अकेला। आवाज रुकी नहीं बल्कि उसमें एक लय आ गई, जैसे कोई पुराना भूला हुआ गीत रो रहा हो। गोपाल ने स्कूटर वहीं छोड़ी और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, मगर पैर जैसे मानते नहीं थे। हर कदम पर उस आवाज की दिशा बदल जाती थी, कभी दीवार के पास से, कभी पीपल के पेड़ के ऊपर से, कभी सीधे पीछे से, जैसे आवाज का कोई मुकाम नहीं था, जैसे वो हवा में खुली हो। तभी उसने देखा शमशान की टूटी दीवार के उस पार एक रोशनी, नीली कांपती हुई। चिता की रोशनी नहीं, वो पीली होती है। ये रोशनी किसी और चीज की थी, ठंडी, फीकी, जैसे किसी ने चांद का एक टुकड़ा जमीन पर रख दिया हो। और उस रोशनी में एक आकृति बैठी हुई, सिर झुकाए, कंधे हिलते हुए। बूढ़ा था, सफेद कपड़े, या शायद कपड़े थे ही नहीं, बस सफेदी थी। बाल खुले, लंबे, जमीन तक लटके हुए। गोपाल के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो रुक गया, सांस रुक गई, पांव रुक गए। बुजुर्ग आकृति ने बिना मुड़े सिर ऊपर उठाया, रोना बंद किया। खामोशी इतनी अचानक आई कि वो खामोशी खुद एक आवाज की तरह लग रहे थे। और फिर उस सन्नाटे में आकृति ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। गोपाल को उसका चेहरा नहीं दिखा, इसलिए नहीं कि अंधेरा था, बल्कि इसलिए कि चेहरे की जगह कुछ था ही नहीं। वो नीली रोशनी उस जगह पड़ रहे थे जहां चेहरा होना चाहिए था, मगर वहां सिर्फ एक खालीपन था, एक शून्य, जैसे किसी ने किसी इंसान की तस्वीर से सिर्फ चेहरा ही मिटा दिया हो। गोपाल की टांगें चलने लगी उसकी मर्जी के बिना। वो भागा, स्कूटर छूट गई, रास्ता छूट गया। होश की एक पतली डोर थे जो उसे गांव की दिशा में खींच रहे थे, और वो बस उसी के पीछे था। खेतों की मेड़े, पत्थर, उबड़ खाबड़ जमीन, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं महसूस हुआ, सिर्फ वो आवाज जो अब भी पीछे थी। अब रोना नहीं था उसमें, कुछ और था, एक सांस लेने की आवाज जो उसके कान के बिल्कुल पास थी। गोपाल के घुटने छिल गए, हथेलियां छिल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता खाली था। गिरते पड़ते जैसे तैसे वो भागकर गांव पहुंचा। वो क्या था, उसने बहुत लोगों से पूछा, मगर कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाया। गोपाल आज भी उस चीज से बहुत डरा हुआ है, और वो जानता है
कि वो चीज़ जो भी थे कम से कम इंसान तो नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।